7 ट्रम्पेट्स, 7 तुरियाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है बाइबल की भविष्यवाणियों में, तो आज अपन उसको देखने वाले हैं। तो 7 तुरी की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है और अक्सर ये शिक्षा सुनने को मिलती है कि ये जो तुरियाँ हैं ये जब 7 साल शुरू हो जाएंगे उसके बाद बजेंगी। और प्रकाशित वाक्य में 3 7 के सेट पाए जाते हैं, 7 मोहर, 7 तुरही, 7 प्याले। एक चौथा सेट भी है 7 गर्जन, 7 थंडर्स का, पर जब यूहन्ना उस चीज़ को लिखने वाला था तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया था, उसके बारे में मत लिखो करके। तो अपन नहीं जानते हैं कि वो क्या बोले। बाकी 3 के बारे में वर्णन है, तो आज अपन 7 तुरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सचिन क्लाइव जी ने भी इस पर प्रचार किया है, तो काफ़ी कुछ हमारा सिमिलर है। एक का तुरही में उन्होंने कुछ और बोला है, मैं उसको कुछ और बोलूँगा, अदरवाइज़ ऊपर का तो मतलब मोटा मोटा सेम ही था। तो आज अपन उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन 7 तुरही की भविष्यवाणी को अपन देखेंगे। तो 7 तुरही की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय में पाई जाती है। 8 अध्याय है, 9 अध्याय है, फिर आई थिंक 11 अध्याय में पाया जाता है। तो अपन शुरुआत करेंगे तीसरी तुरही से। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अब जब स्टडी स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं तीसरी तुरही के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय 10 से 11। एंड द थर्ड एंजल साउंडेड एंड देयर फेल अ ग्रेट स्टार फ्रॉम हेवन burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters। है ना, जब तीसरा सरदूत तुरही फूंकता है तो एक जलता हुआ तारा स्वर्ग से गिरता है और पानी, 1/3 पानी पे गिरता है, पानी के स्रोतों पे गिरता है। अब अगला पद 11वां पद, एंड द नेम ऑफ द स्टार इज कॉल्ड वर्मवुड एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द वाटर्स बिकेम वर्मवुड एंड मैनी men died of the waters because they were made bitter। है ना, जो तारे का नाम है वो वर्मवुड है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा जो हिंदी बाइबल पढ़ते हैं ना उनके लिए दिक्कत है। हिंदी में ट्रांसलेशन है नागदौना। अगर जब तक आप न्यूज़ में नागदौना शब्द को पढ़ोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ घटना हुआ है, ठीक है। लेकिन अपन इंग्लिश जो वर्ड है वर्मवुड, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरी तुरही में जाने से पहले अपन थोड़ा सा साइंस में जाते हैं, विज्ञान में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन में देख सकते हो एक एटम, अणु बोलते हैं ना एटम को हिंदी में। तो एटम जो है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि चारों ओर घूमता रहता है, किसके चारों? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें रहती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, इंग्लिश में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव रहते हैं। जैसे मैग्नेट में होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स पॉजिटिव रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव रहते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसका कोई चार्ज नहीं रहता है। तो ये एक एटम को बनाते हैं, ठीक है। अब अपन अगले उसमें जाते हैं और देखते हैं कि अपन यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सीखने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे 2 प्रकार मैंने दिखाए हैं, 3-4 प्रकार के और होते हैं, लेकिन मोस्ट जानकारी या अधिकतर जानने वाले रिएक्शन ये 2 होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन जो कि ब्लू कलर में है, ब्लू कलर वाले बॉक्स में है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन जो रेड कलर वाले बॉक्स में है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जो हैवियर एलिमेंट रहते हैं, पीरियोडिक टेबल अपन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम छोटे एलिमेंट से स्टार्ट होता है, फिर बड़े बड़े एलिमेंट में जाता है, यूरेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, ये सब पहुंचता है। तो यहाँ पे यूरेनियम का जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट है, ठीक है। वो यूरेनियम न्यूक्लियर फिजन कब होता है? जब वो यूरेनियम जो हैवी एलिमेंट है वो जब उस पर एक न्यूट्रॉन, जो अपन न्यूक्लियस के अंदर 2 थे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन है उसको अगर एकदम स्पीड से यूरेनियम के एटम के अंदर में भेजा जाए तो वो यूरेनियम को 2 भाग में बांट देता है,
बेरियम और क्रिप्टॉन के में, और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ता है एक, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे एलिमेंट में बट जाता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि तारों में देखा जाता है, जो कि हमारे सन में भी है करके बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि दो छोटे एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन के दो एलिमेंट मिलके हीलियम को बनाते हैं, जो छोटे एलिमेंट मिलके एक बड़े एलिमेंट को बनाते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे एलिमेंट में बंटता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे एलिमेंट एक बड़े एलिमेंट को बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन घातक नहीं होता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, फिजन से ज़्यादा निकलती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सिर्फ तारों में देखा जाता है और उसको धरती पे पावर प्लांट वगैरह में यूज़ करना अभी संभव नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो पावर प्लांट और न्यूक्लियर बम में यूज़ होता है और उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें भी एनर्जी निकलती है, लेकिन फ्यूजन में और ज़्यादा निकलता है और फ्यूजन में कम निकलता है, लेकिन फिर भी अब नॉर्मल देखे तो ज़्यादा ही रहता है वो। और लेकिन न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है वो घातक होता है, रेडिएशन निकलता है उसमें, जिसमें आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में अब एक और दिक्कत रहती है कि वो चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन कैसे होता है, आपका एक न्यूट्रॉन जोर से जाके यूरेनियम के एक एटम को फोड़ा, वो दो भाग में बटा, और दो भाग में बटा, जो दो छोटे एलिमेंट निकले, उसके बाद तीन और न्यूट्रॉन उसके अंदर से निकले और आजू बाजू पड़ोस वाले को भी भेज दिए, तो वो भी फटे, दो भाग में बटे, और फिर लोग फिर तीन ठो और निकाले, वो और तीन को छुए, और हर एक रिएक्शन में ढेर सारी एनर्जी निकलते जा रही है। तो ये चेन रिएक्शन की तरह होता है। और इससे पावर प्लांट में क्या होता है कि इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और न्यूक्लियर बम में क्या होता है कि इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, जिससे एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कोई बच नहीं सकता, मतलब आप नॉर्मल बम फूटेगा तो आप भाग गए 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर बच गए। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसा लंबा होता है, आप कहाँ भागोगे, ठीक है। अब वापिस अपन तीसरी तुरही में आते हैं। तो उस तारे का नाम था वर्मवुड। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रैल 1986 में, मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गया हूँ, तो आई थिंक अप्रैल 26, 1986, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, सही, नेक्स्ट स्लाइड में डेट है अप्रैल 26, 1986, है ना। उस समय मैं भी पैदा नहीं हुआ था। उस समय चिर्नोबल, जो कि यूक्रेन देश में पाया जाता है, यूक्रेन रशिया के नीचे है, चिर्नोबल शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। वो एक्सीडेंट हुआ वहाँ, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा था, उसका आई थिंक 4th पावर प्लांट था। उसमें वो लोग कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, तो टेस्टिंग फेल हुआ, बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ। दुनिया में सबसे घातक न्यूक्लियर एक्सीडेंट 2 ही हुए हैं, एक जापान में कुछ साल पहले हुआ था और एक ही चिर्नोबल का लेवल 7 का एक्सीडेंट, सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट बोला जाता है। जापान का भी उतना घातक नहीं था जितना ये था। उस समय ये अफवाह था कि चिर्नोबल का नाम वर्मवुड से लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि चिर्नोबल का ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो वो अभी 2-3 दिन पहले का विकिपीडिया से निकाला हुआ स्क्रीनशॉट है, जिसमें बोल रहा है कि चिर्नोबल या चोर्नोबल, जो कि रशियन वर्ड से आता है, और वो वर्ड मगवट है, मकवर्ट वर्ड से चिर्नोबल आता है, जिसका मतलब होता है काला स्टेम, ब्लैक स्टेम, है ना। और ये मैं कुछ साल पहले, आई थिंक कुछ साल नहीं, मतलब आई थिंक 10 साल पहले वाला आर्टिकल में देख रहा था। उसमें इस तरीके से विकिपीडिया में लिखा हुआ था, द सिटीज नेम इज द सेम एज वन ऑफ द यूरेनियम नेम्स फॉर आर्टेमिस वल्गरिस, मगवट और कॉमन वर्मवुड। जो शहर का नाम है वो एक यूक्रेनियन नाम से मेल खाता है, जो मगवट या वर्मवुड, मतलब वो होते जो चिर्नोबल शहर है वो वर्मवुड के नाम से ही लिया गया है। उनका चिर्नोबल का मीनिंग वर्मवुड होता है। तो कुछ लोग चिर्नोबल न्यूक्लियर एक्सीडेंट को तीसरी तुरही से जोड़ने लगे थे। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हुआ क्या था, अब भविष्यवाणी में क्या बोलता है। सबसे पहले
क्या हुआ था कि लेवल 7 का न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ चिर्नोबिल में अप्रैल 26, 1986 में। इसमें क्या हुआ था कि टेस्ट के दौरान ये लोग कुछ टेस्ट कर रहे थे और सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह थे, प्रॉपर सेफ्टी शायद नहीं रहा होगा, एकदम से वो जो रिएक्शन था तेज होने लगा। ठीक है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लिखा है, जिसके कारण जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं वो लोग उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि एकदम से रिएक्शन बढ़ गया तो एक न्यूक्लियर बम की तरह फटा नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पानी था जो कि ठंडा को मेंटेन कर रहा था वो इंस्टेंट में भाप बन के उड़ गया। जो कंट्रोल रॉड्स थे जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करते थे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन में ना बदल जाए, वो लोग पूरे चकनाचूर हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो पहला धमाका हुआ, 2 धमाके हुए थे इसमें, जो पहला धमाका हुआ वो 2000 टन की जो छत थी उसको उड़ा दी। ठीक है, और वहाँ पे आग मतलब फैला हुआ था। जो वर्कर्स थे, जो लोग वहाँ पे क्या हुआ बोल के आए, उन लोग को पता नहीं था कि लोग न्यूक्लियर फायर से लड़ रहे हैं। और उन लोग जब वहाँ पहुँचे तो इतना गर्मी था कि लोग अपने आप को ज़मीन में लेटा रहे हैं और फिर उनका शरीर गलने वलने लगा है। ऐसा करके उन लोग को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनकी मौत हो गई। वहाँ पे आग बुझाने के लिए फायर ट्रक्स आई और उनको पता ही नहीं था कि न्यूक्लियर फायर है, नॉर्मल फायर नहीं है, तो रेडिएशन भी है आजू बाजू में। तो फायर ट्रक्स पूरी रेडियो एक्टिव हो गई। उन फायर ट्रक्स को फिर दफन करने के लिए बुलडोजर्स को लाया गया, वो बुलडोजर से रेडियो एक्टिव हो गए, तो बुलडोजर्स को दफन करने के लिए दूसरे बुलडोजर्स को लाया गया। तो इस तरीके से वहाँ पर जो चिर्नोबिल शहर था वो भूतिया शहर में घोषित हो गया। शहर को खाली करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे लोग अब रह नहीं सकते थे, किसी को पता नहीं था रेडिएशन फैल रहा है। और क्योंकि उस समय रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, तो वो बहुत ही सीक्रेटिव था, चीज़ों को छिपाता था, तो पता नहीं है क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, कितना उसका इम्पैक्ट है। तो शहर को इमरजेंसी में खाली करना पड़ा, पूरा शहर भूतिया शहर में बन गया है, मतलब आज वहाँ कोई रहता नहीं है। तो ये सब घटना हुई। अगर सिर्फ इतना ही हुआ रहता तो ये कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं रहता। उसी एरिया में हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब उतना घातक नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं मरे हैं। लेकिन एक दूसरा धमाका हुआ और इस बार वो जो छत थी वो गायब हो चुकी थी, जो पहले धमाके में उड़ गई थी। और इस बार जो दूसरा धमाका हुआ ना, वो धमाका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको फेंक दिया मीलों आकाश में। और वहाँ पे फेंकने के बाद वो हवाएं आई, बादल आए और उस पूरे रेडियो एक्टिव क्लाउड को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर ले गए। ठीक है, ये एक ग्राफिकल वीडियो मेरे को मिला जो कि थोड़ा दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में मैंने यूरोप कौन से एरिया में पाया जाता है ग्लोब में वो दिखाया है। राइट एरिया में जो न्यूक्लियर क्लाउड था वो पॉसिबल इस तरीके से फैला था। ठीक है, और क्लाउड इस तरीके से फैला, उसके बाद वहाँ पे बारिश हुई। बारिश होने के कारण जो न्यूक्लियर मटेरियल हवा में उड़ रहा था वो पूरा पानी के स्रोतों में गिरा, और जितने लोगों ने उस पानी को पिया होगा उनके अंदर में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल आ गया होगा। आई थिंक सीजियम 137 था, जिसकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाफ लाइफ 30 ईयर्स है, मतलब वो 30 साल तक आपके अंदर रह सकता है कैंसर पैदा करने से पहले। तो भविष्यवाणी क्या बोलता है कि जो तारा मशाल की तरह जलता हुआ गिरा वह पानी के स्रोतों में गिरा और पानी वर्मवुड बन गया, और बहुत से लोगों की मौत हो गई क्योंकि पानी कड़वा हो गया था। चिर्नोबिल एक्सीडेंट में जो पहला फेज था जो कि वहीं के टाउन वाउन को इम्पैक्ट किया वो उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जो दूसरा एक्सप्लोजन था वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को आसमान में ले गया। फिर वो यूरोप कंट्रीज के ऊपर बादल लहरा रहा था, बारिश हुई जिससे कि पानी पीने के पानी में आ गया। जितने लोगों ने उस पानी को पिया होगा उनके अंदर में कैंसर के क्वालिटीज़ आ गए होंगे, उनको पता भी नहीं रहा होगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हम नहीं जानते हैं एग्जैक्टली कितने लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक तो उस समय सोवियत यूनियन एग्जैक्ट चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करता था। कुछ लोग का ऑफिशियल रिपोर्ट बोलती है कि 50-60 लोग को ही नुकसान हुआ है, ज़्यादा लोग का नहीं हुआ है। लेकिन उस समय की चर्चा में ये था कि लगभग 2 लाख लोग इम्पैक्ट हुए हैं। तो
2 लाख की 20 लाख, 2 मिलियन, 2 मिलियन, आई थिंक 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, तो 20 मिलियन, 20 लाख लोग इम्पैक्ट हुए हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़े कोई नहीं जानता है क्या हुआ है उस एक्सीडेंट का। और 30 साल क्योंकि अब बीत चुके हैं, 1986, 96, 2006, 2016, 2016 में 30 ईयर्स बीत चुके हैं, मतलब कैंसर के सिम्टम्स दिखने चाहिए थे। अब वो कितने लोगों के अंदर में उसी की वजह से कैंसर का हुआ है, वो सब आंकड़े उतने अच्छे से मतलब न्यूज़ में नहीं आए हैं, तो हम जानते नहीं हैं कि कितना वो हुआ था इसका असर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अब हुई, ये तो घटना हुई चिरनोबल की। चिरनोबल जो कि जिसका मतलब वर्मवुड ही होता है। चिरनोबल एक्सीडेंट में कुछ वैसी टाइप का घटना अपन देखते हैं जैसा वर्मवुड के भविष्यवाणी में अपन को पाया जाता है। 25 साल बाद, मतलब 1986, 96, 2006, 2011, 2011 में 25वीं सालगिरह मनाने के लिए चिरनोबल एक्सीडेंट का रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उस समय पुतिन नहीं था, उस समय ये शायद दिमित्री मेडवेडेव था, वो दोनों चिरनोबल के लिए एक मेमोरियल साइट मतलब एक जगह उसकी याद में उसको वो किए, इनॉग्रेशन किए ना, उसको खोले। और उस नाम का साइट रखा गया है स्टार ऑफ वर्मवुड, नागदौना का तारा हिंदी में बोलूँ तो, मेमोरियल साइट। और उसमें ये वाला न्यूज़ रशिया के प्रेसिडेंट की न्यूज़ चैनल में था, मैं उसका लिंक सेव करके रखा था। जब आई थिंक जब पुतिन बना है तो न्यूज़ आर्टिकल ही हटा दिया गया है, तो ले दे के मेरे को इमेज मिला, लेकिन वो आर्टिकल नहीं मिला जिसमें इनका फोटो और लोग विजिट किया वो था, लेकिन ये इमेज मेरे को मिला। इस इमेज में देख सकते हो कि यूक्रेन और रशिया के प्रेसिडेंट, और पीछे देख रहे होगे कि एक स्वर्गदूत एक तुरही पकड़े हुए वहाँ पे खड़ा है। उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को वहाँ पे इरेक्ट किया है और इसका नाम रखा है स्टार ऑफ वर्मवुड मेमोरियल साइट। इसके बारे में पढ़ सकते हो। सोचने वाली बात है कि इन्होंने इसी चिन्ह को क्यों चुना, जब उस एक्सीडेंट के याद में इन लोग एक मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, तो एक स्वर्गदूत एक तुरही को फूंक रहा है, इसी मॉन्यूमेंट को क्यों चुना? उस समय जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ जापान के साइंटिस्ट इस एक्सीडेंट पे एक वीडियो बनाए थे। उस वीडियो का नाम था द बिटर टेस्ट ऑफ वर्मवुड, चिरनोबल द बिटर टेस्ट ऑफ वर्मवुड। तो अपन देख रहे हैं कि वर्मवुड 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 बार बार आ रहा है। हिंदी बाइबल पढ़ोगे तो आप नागदौना कहीं आपको मिलेगा ही नहीं रेफरेंस, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है 1986 में। और इंग्लिश में अपन किंग जेम्स वर्जन का में जो ट्रांसलेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो अपन देख सकते हैं कि वर्मवुड नाम का तारा था। हमारे पास एक मेमोरियल साइट है वर्मवुड नाम की। एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि वर्मवुड वाला स्टार का जो पैटर्न रहेगा उसी तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ है। उसकी याद में एक साइट रखी गई है, उसका नाम भी स्टार ऑफ वर्मवुड साइट है। क्या ये सब इत्तेफाक हो सकते हैं? ये आपके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि आप इसको इत्तेफाक समझते हैं या परमेश्वर हमको कुछ बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, तो अब अपन अगले उसमें जाते हैं कि अगर ये थर्ड ट्रम्पेट है 1986 में, तो क्या और भी तुरही बच चुकी है क्या? तो अपन नेक्स्ट ट्रम्पेट में जाते हैं, फिफ्थ ट्रम्पेट में। और अपन इसमें पढ़ते हैं फिफ्थ ट्रम्पेट में क्या होता है। एंड द फिफ्थ एंजल साउंडेड एंड आई सॉ अ स्टार fall from heaven unto the earth and to him was given the key of the bottomless pit। जब पांचवी तुरही फूकी जाती है तो एक तारा स्वर्ग से धरती पर गिर रहा है और उसे अथाह कुंड की चाबी दी गई है, कुंजी दी गई है। and he opened the bottomless pit and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit। जब वह उस गड्ढे को खोलेगा, वो अथाह कुंड मतलब वैसा गड्ढा जिसका नीचे का हिस्सा नहीं है ना, अनंत तक गड्ढा वाला, तो वहां से धुआं निकलेगा जैसे भट्टी का धुआं निकल रहा है, और सूरज और हवा उस धुएं के कारण अंधियारा हो जाएंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ है 1986 के बाद जिसको अपन इस घटना से रिलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं सचिन क्लाइव से थोड़ा सा डिफरेंट में जाऊंगा। वो बोल रहे थे फोर्थ ट्रम्पेट है, मेरे हिसाब से फिफ्थ ट्रम्पेट है। तो हम लोग उस समय, मैं तो बहुत छोटा था, तुम पैदा ही नहीं हुई थी उस समय 1991 में
गल्फ वॉर हुआ था, इसके बारे में वीडियो गेम खेला था, मेरे को पता नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट डेजर्ट स्टॉर्म PS2 में। लेकिन उस समय युद्ध हुआ था 1991 में। हुआ क्या था कि सद्दाम हुसैन, इराक का लीडर, वो कुवैत में घुस गया था कब्जा करने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स और भी देश लोग उसके खिलाफ में एक वो किए थे, युद्ध लड़े थे उसको वहाँ से खदेड़ बाहर करने के लिए। और जब वो युद्ध ख़त्म हुआ था तो सद्दाम हुसैन, क्योंकि वहाँ से जब निकाला जा रहा था, तो उसने गुस्से में कुवैत के 700 तेल के कुओं में आग लगा दिया था। आप जानते हो तेल कैसा जलता है, क्या होगा जब तेल का कुआं जल रहा है, और एक तेल का कुआं नहीं, 700 तेल के कुएं जल रहे हैं। ये कुछ इमेजेस हैं, मैंने इसमें शो किया है कि किस तरीके से धुआं जल रहा था। और इस धुएं की वजह से कुवैत में वहाँ पे कुछ महीनों तक सूरज दिखाई नहीं दिया था, धुआं इतना ज़्यादा था। इसका बेस्ट चीज़ है, फायर्स ऑफ कुवैत नाम की फिल्म यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग सर्च करेंगे तो देख सकते हैं। उसमें फुटेज है एक्चुअल में क्या स्थिति था। फुटेज आधे घंटे की पिक्चर है, तो यहाँ पे तो दिखाया जा नहीं सकता है, लेकिन वो पिक्चर अभी अवेलेबल है। मैं तो अपने पास उसको सेव करके भी रखा हूँ, इनकेस अगर यूट्यूब से उतर जाए तो मैं अपने पास रखा हूँ। लेकिन वो वीडियो को देख सकते हैं, फायर्स ऑफ कुवैत, और मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। तो कुवैत में धुएं के कारण सूरज वहाँ पे दिखाई नहीं दिया था कुछ महीनों तक, ठीक है। उसके बाद 5वीं तुरही में आगे क्या बोलता है, एंड द शेप्स ऑफ द लोकस्ट्स वे लाइक अनटू हॉर्सेस। तो टिड्डियों के बारे में बात हो रहा है। पहले यूहन्ना बेसिकली यहाँ पे बोलता क्या है कि पहले तो धुआं निकला, उसके बाद देखता है कि धुआं में से टिड्डियाँ निकल के आ रही है, ठीक है। और वो टिड्डिया को अधिकार दिया गया है कि टिड्डी मनुष्य को वो कष्ट दे। लेकिन इन टिड्डियों की कुछ खास बात है ना, ये नॉर्मल टिड्डियाँ नहीं है। तो अब यूहन्ना बोलना शुरू करता है कि टिड्डियाँ दिखती कैसी है। एंड द शेप ऑफ द लोकस्ट्स वे लाइक अनटू हॉर्सेस प्रिपेयर्ड अनटू बैटल। घोड़ों के समान थे जो युद्ध के लिए तैयार है। एंड ऑन देयर हेड्स वेयर एज इट वेयर क्राउन्स लाइक गोल्ड, एंड देयर फेसेस वेयर एज द फेसेस ऑफ मैन, एंड दे हैड हेयर एज द हेयर ऑफ वुमेन, एंड देयर टीथ वेयर एज द टीथ ऑफ लायंस, and they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. अब मैं इसको हर चीज़ लिंक करके तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलता है कि वो टिड्डियाँ इस प्रकार है जैसे घोड़े जो युद्ध के लिए तैयार हैं, उनके चेहरे में इंसान के चेहरे हैं, ठीक है। उन्होंने लोहे की झीलम पहने हुई है ना, कवच पहना हुआ है लोहे का, और उनकी जो आवाज़ है वो बहुत से रथ जो युद्ध के लिए दौड़ रहे हैं उसकी आवाज़ है। अगर यूहन्ना जो पहले शताब्दी का इंसान है वो गल्फ वॉर में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को देख रहा होगा आते हुए, तो वो किस तरीके से उनको विवरण करेगा, डिस्क्राइब करेगा, जिसने कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा है? क्या बोलेगा, ये तो टिड्डियाँ उड़ रही हैं पर ये लोहे की है। उसमें देखेगा कि उसमें कुछ इंसान बैठे, इनके चेहरे इंसान के हैं और इनके चलने की आवाज़ ऐसे है जैसे युद्ध के लिए दौड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर का अपन आवाज़ जानते थे। ये मैंने कुछ इमेजेस गल्फ वॉर में जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन यूज़ हुए थे ना, उसके निकाले हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये मतलब अगर इसको टिड्डी से कंपेयर करोगे, जो इंसान कभी टिड्डियाँ नहीं, सॉरी हेलीकॉप्टर, जो इंसान कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा, उसको बोलोगे कि इसको बताओ ये क्या देख रहे हो, तो वो तो यही बोलेगा ना कि ये लोहे की टिड्डियाँ हैं, लेकिन ये युद्ध के लिए दौड़ रहे, ऐसा आवाज़ आ रहा है इनसे। और मिसाइल और गन वन फायरिंग हो रही है तो हाँ, इनके पास डंक है, इनके पूंछ में डंक है, जिसे ये डंक मारते हैं, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो गल्फ वॉर है ना, छोटा मोटा युद्ध नहीं था। हम लोग मतलब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानते हैं, लेकिन गल्फ वॉर भी छोटा मोटा युद्ध नहीं था। इसमें मैं आंकड़े देख रहा था तो इराक के लोग, कुछ जगह लिखा हुआ है कि 20 से 50 हज़ार लोग मरे हैं, 75,000 लोग घायल हुए हैं। और कहीं पे कुछ न्यूज़ वाले ऐसा क्लेम किए हैं कि टोटल इराकी लोग इसमें 1,42,000 से 2,06,000 तक मरे हैं। मतलब ये कोई छोटा युद्ध नहीं था। मतलब सद्दाम हुसैन को निकालने के चक्कर में इतने लोगों की मौत हुई है, मतलब ये अच्छा बड़ा ऑपरेशन था। कुवैत वर्सेस वर्ल्ड। तो ये अपन दूसरा चीज़ देखते गल्फ वॉर में हुआ था।
टिड्डियाँ लोहे की। और आखिरी जो चीज़ मज़ेदार चीज़ अपन यहाँ देखते हैं, फिर से अपन पांचवी तुरही का स्टार्टिंग और 11वां पद को पढ़ेंगे। एंड द फिफ्थ एंजल साउंडेड एंड आई सॉ अ स्टार फॉल फ्रॉम हेवन अनटू द अर्थ एंड टू हिम वाज गिवन द की ऑफ द बॉटमलेस पिट। ठीक है, जब पांचवा सरदूत फूकता है तो एक तारा गिरता है और उस तारे को चाबी दी जाती है गड्ढे की। एंड ही ओपन द बॉटमलेस पिट, उसने गड्ढा खोला और धुआं निकला, सूरज और हवा जो है धुएं से भर गई। 11वां पद आखिरी में जो लिखा 11वां पद, एंड दे हैड ए किंग ओवर देम, उन टिड्डियों का एक राजा था, विच इज द एंजल ऑफ द बॉटमलेस पिट। अच्छा, हिंदी में वैसा लिखा है ना, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। हाँ ठीक है, सही है। एंड दे हैड ए किंग ओवर देम विच इज द एंजल ऑफ द बॉटमलेस पिट, है ना। जो तारा गड्ढा खोलता है, जैसा मेरे को समझ में आते हैं बोलना चाह रहे हैं, वही उनका राजा है। ठीक है, हुज नेम इन द हिब्रू टंग इज एबेदोन बट इन द ग्रीक टंग हैथ हिज नेम एपोलियन। उसको हिब्रू में एबेदोन और ग्रीक टंग में एपोलियन बोलते हैं, जिस दोनों का मतलब विनाशक होता है। उनका जो राजा है वही अथाह कुंड को खोला है और उस राजा का नाम का मतलब होता है विनाशक। और मज़ेदार बात यह है कि सद्दाम हुसैन के नाम रखने के पीछे कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। उसका आर्टिकल मेरे को मिला नहीं, लेकिन अरविंद बैक्स्टर जो इस टीचिंग को स्टार्ट किए थे सिखाना, उन्होंने ये कहानी बताया था, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ। जब इराक से यहूदी लोग को निकाला जा रहा था, तो एक यहूदी महिला सद्दाम हुसैन की माँ के कहानी बता रही थी, जब सद्दाम हुसैन पेट में था और डिलीवरी होने वाला था। तो सद्दाम हुसैन के डिलीवरी के टाइम में उसकी माँ को बहुत ज़्यादा हॉरिबल बर्थ पेन हुआ है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसका नाम सद्दाम रखा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था। और सद्दाम इसलिए नाम रखा क्योंकि सद्दाम नाम का मतलब होता है विनाशक, डिस्ट्रॉयर। और अगर इस चीज़ को गूगल में सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो मेरे को 2 न्यूज़ आर्टिकल मिले जिसमें एक्चुअल में ये बात छपी थी। एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, सद्दाम हुसैन और मिस्टर हुसैन। उसमें मैं पूरा स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाया हूँ, लेकिन उसमें एक जो पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा हुआ, उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। येलो में लिखा है, सद्दाम मीन्स वन वो क्रशेज, देयरफॉर सद्दाम हुसैन इज बेस्ट ट्रांसलेटेड एज वन who crushes, हुसैन who crushes obstacles, और हुसैन द डिस्ट्रॉयर। सद्दाम का मतलब होता है वह जो कुचल देता है, इसलिए सद्दाम हुसैन को बेहतर तरीके से अनुवाद इस तरीके से किया जाता है, हुसैन जो ना कुचलता है, या हुसैन विनाशक। दूसरा आर्टिकल जो मिलता है ये है इराक के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, जिसने अपने दूसरे बेटे का नाम सद्दाम से चेंज करके जुहैर रख दिया, क्योंकि वहां पे लिखा है सद्दाम मीन्स क्रशर और डिस्ट्रॉयर। तो क्या इत्तिफाक है कि तुम्हारे पास एक घटना है जिसमें गड्ढे को खोला गया था, जिससे धुआं निकला और वातावरण पूरा दूषित हो गया, सूरज दिखाई नहीं दिया। सद्दाम हुसैन ने आग लगाया था तेल के कुओं को, जिससे कुवैत में धुआं हुआ और सूरज दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे लोहे की टिड्डियाँ थी। अगर यमुना हेलीकॉप्टर्स को देखा होता तो बेस्ट डिस्क्राइब वही किया रहता कि लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स का बहुत यूज़ हुआ है। और तीसरा कोइंसिडेंस कि जो स्वर्गदूत जो गड्ढा खोला था उसके नाम का मतलब विनाशक होगा। स्वर्गदूत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। जो दूत है ना, जो गड्ढा खोला था, उसके नाम का मतलब विनाशक होगा। और सद्दाम हुसैन जिसने तेल के कुआं पे आग लगवाया था, सद्दाम के नाम का मतलब डिस्ट्रॉयर, विनाशक होता है। तो क्या ये कारण है कि ये फिर से इत्तेफाक ही हो सकता है? हमने चर्च में सुना है कि ये सारी तुरियां 7 साल शुरू होने के बाद बजेंगी। क्या हम इसको बाइबल से प्रूफ कर सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये 7 तुरियां 7 साल खोलने के बाद ही बजेंगी। क्या ये 7 तुरियां पूरी दुनिया पे, ये 7 तुरिया में 7 घटनाएं होंगी जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया, पूरी धरती पे हाहाकार मचाएंगी? कहाँ लिखा है कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी? वो कुछ स्पेसिफिक जगह पे भी हो सकते हैं। जैसे यीशु मसीह के बारे में अपन जानते हैं कि दुनिया का
उद्धार करता, दुनिया का सृष्टि करता, धरती पे आया, किसी को पता ही नहीं था। वो यरूशलेम में पैदा हुआ रोम के राजा को कहाँ पता था, जो कि उस समय पूरी दुनिया पे शासन कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया की घटनाएं हों, लेकिन ऐसे चिन्ह हैं, हो सकता है जो परमेश्वर ने ये दिखाने के लिए कि ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही है और हमें पता नहीं है। तो अब हम लोग थर्ड और फिफ्थ ट्रम्पेट के बारे में कुछ बातों को देखे अभी तक, है ना। तो अब अपने पास क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का क्या। तो मेरे पास अभी फर्स्ट और फोर्थ के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। मैं सेकंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो अरविंद बैक्स्टर पास्टर ने बताया था उसको यहाँ पे रखता हूँ। ये बात सचिन क्लाइव ने भी बताई थी अपने टीचिंग में, उन बातों को रखता हूँ थोड़ा सो मैं उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगा। सेकेंड ट्रम्पेट में अपन पढ़ते हैं, एंड द सेकेंड एंजल साउंडेड एंड एज इट वेर अ ग्रेट माउंटेन बर्निंग विथ फायर विच वॉज कास्ट इन टू द सी, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सी became blood, and the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. यहाँ पे दो बातें पर हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो सेकंड पैराग्राफ में है 9वें पद में, 1/3 जहाज के नष्ट हो गए, ठीक है। तो अपन ने थर्ड ट्रम्पेट को देखा 1986, फिफ्थ ट्रम्पेट को देखा 1991, तो सेकेंड ट्रम्पेट 1986 के पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा 1986 के पहले ऐसा कौन सी घटना हुई है जिसमें 1/3 जहाज नष्ट हुए हैं। तो ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये अरविंद बैक्स्टर जो अभी प्रभु में सो गए हैं, वो जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने सोचा वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से पानी के जहाज शामिल हुए थे, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला था कि जाके पता लगाओ कि कितने जहाज युद्ध में शामिल हुए थे और कितने ख़त्म हुए थे। तो उनकी सेक्रेटरी गई, कुछ समय रिसर्च की लाइब्रेरी वगैरह में, और उसके बाद आके आंकड़ा बताती है कि लगभग 1,05,000 शामिल हुए थे, युद्ध के भी और मर्चेंट वाले भी, और लगभग 36,000 नष्ट हुए थे। 36,000 एग्जैक्ट फिगर है। 105,127 भाग लिए थे, 36,387 नष्ट हुए थे। उन्होंने कैलकुलेट किया, ये लगभग 1/3 है। अब इसमें मतलब यहाँ पे सचिन क्लाइव जी ने एक चीज़ बोला था कि बहुत से विद्वानों का मानना है, क्रिश्चियन विद्वानों का मानना है कि 36,387 नष्ट हुए थे, 105,127 भाग लिए थे। तो जहाँ तक मेरे को जानकारी है, बहुत से विद्वानों का तो नहीं मालूम, ये अरविंद बैक्स्टर का रिसर्च था जिसमें उन्होंने इस फिगर को बताया था। मैं उनको ईमेल किया था कि आपने रिसर्च क्या किया था, मेरे को डॉक्यूमेंट भेजिए ताकि मैं भी उसको रख पाऊँ आपके रिसर्च का, मतलब मेरे पास भी सबूत रहे, क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ सिखानी है लोगों को। तो उन्होंने ईमेल पे रिप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरे को 36,387 वाला फिगर कैसे कैलकुलेट किया, तो वो वाला भेजा मेरे को। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि नष्ट कैसे हुए थे, वो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया था। जो जितने भाग लिए थे ना, 1,05,000 का फिगर उन्होंने नहीं बताया मेरे को। तो इसीलिए ये फिगर वैलिड है कि नहीं श्योर से नहीं बोल सकते। इसको अब इंटरनेट पर सर्च करना बहुत मुश्किल है, इसका डेटाबेस कहीं नहीं मिलता है। एक आदमी वर्ल्ड वॉर 2 शिप्स का ले दे के मेरे को मिला था, वो डेटाबेस बना रहा था, लेकिन उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि वो तो गिनती नहीं बता रहे, बैठ के गिनने बैठोगे तो पागल हो जाओगे तुम। तो ये फिगर उनकी गवाही पर ही बेस्ड है। 105,127 भाग लिए थे, 36,387 नष्ट हुए थे, जो कि 1/3 है। तो उन्हीं की गवाही पर ही आगे बढ़ते हैं। तो जब उनको ये पता चला इतने जहाज भाग लिए थे, तो दूसरी तुरही और क्या बोलती है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक बहुत बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाल दिया गया था। अगर यूहन्ना को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दिखाया जा रहा है, जिसने कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं देखा है, तो जब वो देखेगा कि मशरूम क्लाउड निकल रहा है जापान समुद्र में, हिरोशिमा नागासाकी समुद्र में, और वहाँ पे एटम बम गिराया गया है, तो वो उसको कैसे डिस्क्राइब करेगा कि एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाला गया है, धधकता हुआ ना, ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। तो क्या ये हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ही सेकेंड ट्रम्पेट था, और यूजुअली तुरहियाँ तो युद्ध के टाइम में ही सुनाई देती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जिसके बारे में अपन आजकल पता नहीं
जो नए जनरेशन है उन लोग रील्स में इतने बिजी है कि उनको पता ही नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 का आंकड़ा क्या है? 52 मिलियन टू 60 मिलियन, मतलब 5 करोड़ 20 लाख से 6 करोड़ लोग मरे हैं। तो क्या हो सकता है कि दूसरी तुरही 1939 से 1945 में ही बच चुकी थी, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक झटका वाली घटना है। तुरहियाँ ज़रूरी नहीं है कि एक झटके में ही होना है, ये कुछ समय काल को कवर कर सकता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945, चिरनोबल एक्सीडेंट 1986 से 30 साल हाफ लाइफ ले ले तो 2016 तक, गल्फ वॉर भी कुछ महीने तक चला था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक झटके वाली घटना है, कुछ टाइम पीरियड को कवर कर सकती हैं। तो अगर सेकेंड ट्रम्पेट वर्ल्ड वॉर 2 है तो मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसे अरविंद बैक्स्टर ने बताया था, फर्स्ट ट्रम्पेट पॉसिबल है वर्ल्ड वॉर 1 हो। और फोर्थ ट्रम्पेट का यीशु मसीह ने कुछ कहा था कि सूरज और दिन 1/3 के लिए ख़त्म हो जाएगा, रात 1/3 के लिए ख़त्म हो जाएगी। यीशु मसीह ने मत्ती में कहा था दिन छोटे किए जाएंगे। तो दिन छोटे किए गए हैं, क्या हुआ है उसका एविडेंस नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने पास समय कम है। अपन ने देखा थर्ड ट्रम्पेट, जिसके बारे में अपने पास अच्छा खासा कोइंसिडेंसेस हैं, अगर सबूत नहीं बोलोगे तो कोई इत्तेफाक है। पांचवी तुरही अच्छे खासे इत्तेफाक है अपने पास। दूसरी तुरही में भी हो सकता है। तो जब अपन दूसरी, तीसरी और पांचवी तुरही के बारे में अपन ने अभी तक देखा, तो अब अपन के पास कितनी तुरही बची है? 2 तुरही, 7वीं और 6वीं और 7वीं। और 7वीं तुरही तो सीधी सी बात है, स्वर्ग राज का धरती पे आना है, यीशु मसीह आएंगे, स्वर्ग राज को स्थापित करेंगे। मतलब अगर 5वीं तुरही 1991 में बच चुकी है और 7वीं तुरही यीशु मसीह का आना है, मतलब एक ही तुरही बाकी है। तो अपन देखते हैं 6वीं तुरही में क्या बोलता है। 6वीं तुरही की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9 अध्याय में पाया जाता है, और अपन पढ़ते हैं। एंड द 6th एंजल साउंडेड, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the 6th angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates। है ना, जब 6वीं तुरही बजती है तो परमेश्वर बोलते हैं कि उन 4 दूतों को खोल दो जो फरात नदी में बंधे हुए हैं। वो बंधे हुए दूत है, मतलब अच्छे दूत नहीं है, ठीक है। एंड द 4 angels were loosed which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of men। उन 4 दूतों को खोला गया ताकि वह मनुष्य की 1/3 को मार दे। थोड़ा सोचो ये क्या बोलना चाह रहा है। मनुष्य की 1/3 मतलब कहाँ की 1/3? पूरे धरती के 1/3 की अगर बात कर रहे हैं ये, तो धरती का पॉपुलेशन अभी कितना है? 8 अरब से ऊपर है ना। तो 8 अरब का 1/3 कितना होता है? 2.3, 4.6, 6.9, 2.3 है ना, 2.3 अरब कुछ होता है आई थिंक, है ना। तो तुम मेरे को बोलना चाह रहे हो कि एक घटना होने वाली है फरात नदी से शुरू, जिसमें 2 अरब लोग मरने वाले हैं। 2 अरब कितना बड़ा फिगर होता है? मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में कितने लोग मरे थे? 8 मिलियन, 80 लाख लोग। उसको बोला गया था बहुत बड़ा युद्ध है वो, लेकिन फिर लीग ऑफ नेशंस बनाया गया कि युद्ध और नहीं होने करके, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 आता है 1939 में, 6 करोड़ लोग मारे जाते हैं। अब तक का सबसे भयानक युद्ध, जिसके कारण यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया। तुम मेरे को बोलना चाह रहे हो कि एक और घटना, एक और युद्ध होने वाला है जिसमें 6 करोड़ नहीं 2 अरब लोग मरने वाले हैं। और यहाँ पे बोलता है अगले लास्ट पद में, एंड द नंबर ऑफ द आर्मी ऑफ द हॉर्समैन वेर 200,000 एंड आई हर्ड द नंबर ऑफ देम। वहाँ पे जो युद्ध में जो घुड़सवार थे, उनकी सेना की गिनती कितनी थी? 20 करोड़ की सेना थी। इतनी बड़ी सेना कहाँ से आएगी? और मैंने नंबर को सुना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैंने यहाँ पे ये सारी इमेजेस मैं एआई से बनवाया हूँ क्योंकि ताकि कॉपीराइट ना मिले मेरे को। तो मैंने यहाँ पे कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन वाइज मैंने मैप बनाया है कि गाढ़ा कलर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, फिर धीरे धीरे फीका कलर, और किस कॉन्टिनेंट में कितना पॉपुलेशन है ना। 2 अरब बोल रहा हूँ, मतलब 2 बिलियन। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर 2 अरब लोग मरने वाले हैं मतलब न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। आप सिंपल हथियार से 2 अरब लोग को नहीं मार सकते, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होना ज़रूरी है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर हम 2 अरब पॉपुलेशन कहाँ से आएगी मरने वाली, तो अगर अपन पूरा नॉर्थ अमेरिका ले ले तो भी आप 2 अरब नहीं छू पाओगे, आप 600 मिलियन में ही रहोगे। 600 मिलियन मतलब 60 करोड़। पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट उड़ाओगे तो 40-44 करोड़, पूरा यूरोप उड़ाओगे तो 75 करोड़, पूरा अफ्रीका उड़ाओगे, पूरा अफ्रीका तो 1 अरब 40 करोड़ है ना। अंटार्कटिका में तो ले दे के 1000 लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में 45 करोड़। लेकिन एशिया में तो हमारे पास 4-4.5 अरब पॉपुलेशन पाई जाती है। मतलब जो 2 अरब पॉपुलेशन आपको, जो कि जिसका कैजुअलिटी मरने के चांसेस हैं, वो एशिया से आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अगर तुम पूरा अफ्रीका उड़ा रहे हो तो भी तुम 1 अरब ही मुश्किल से हिट कर रहे हो, उतना बड़ा एरिया लैंड मास तुम उड़ा नहीं सकते हो। लेकिन एशिया में तुमको पॉपुलेशन मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा यूरोप मिला लो तो भी तुम 2 अरब नहीं छुओगे। लेकिन सिर्फ 2 कंट्री हैं जो 2 अरब की पॉपुलेशन को आराम से छू लेती है, और दोनों आजू बाजू हैं, इंडिया और चाइना, जो कि दोनों मिल के लगभग वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन बनाते हैं। और मेरे पास ये आर्टिकल नहीं है, मैं जब स्टार्टिंग में स्टडी को सुना था उस समय मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल था, 2008-9 की बात होगी, खो गया मेरे पास आर्टिकल, जिसमें ये चीज़ क्लियरली लिखा था कि इंडिया और चाइना दोनों का पॉपुलेशन 1 अरब से ज़्यादा है और दोनों मिल के वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन बनाते हैं। उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ था, वो आर्टिकल गुम गया मेरे से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तुम पूरा दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, मैं देश की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं महाद्वीप की बात कर रहा, पूरा महाद्वीप उड़ा दो दूसरे, तुम 1 अरब भी मुश्किल से टच करोगे। लेकिन यहाँ 2 देश ऐसे हैं जो कि 2 अरब 1/3 पॉपुलेशन को लेके बैठे हुए हैं। दूसरा चीज, जो दूत हैं फरात नदी में बंधे हुए हैं। फरात नदी कहाँ से बहती है, ये मैप मैंने बनवाया है जिसमें देख सकते हैं। इसमें फरात नदी टर्की, सीरिया, इराक यहाँ से बहती है। और अपन जानते हैं कि 9/11 जो अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स पे, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, कुछ लोग वो चीज़ जानते ही नहीं होंगे, है ना। आई थिंक 2001 में हुआ था अगर मैं गलत नहीं हो तो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, 2 एरोप्लेन जाके ट्रेड टावर्स के अंदर घुस गए थे। उसके बाद से इराक में वॉर ऑन टेररिज्म शुरू किया है अमेरिका ने, और फरात नदी में ही अमेरिका के ट्रूप्स जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं उनके विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भी अभी प्रेजेंट में अपन सुन रहे हैं कि ईरान में अभी टेंशन चल रहा है अमेरिका के साथ, वहाँ भी युद्ध चल रहा है। फरात नदी के आजू बाजू वाले देश ही हैं ये। तो क्या ऑड्स हैं, और कुछ लोग ऐसा बोल भी रहे हैं क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब हैं करके। तो लोगों को पता नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 होगा, हाँ होगा, ये होगा, लेकिन बाइबल बोलता है कि जो अगला युद्ध होगा उसमें 2 अरब लोग लगभग मरने वाले। अगर अभी का पॉपुलेशन स्ट्रेंथ देखें, और मैक्सिमम चांसेस उस कैजुअलिटी के ना, कहाँ से उतने घायल होंगे लोग, मरेंगे, इंडिया और चाइना के चांसेस मेरे को सबसे ज़्यादा लगते हैं। उस भविष्यवाणी में ये भी बोलता है कि उसमें 20 करोड़ की सेना होगी। 20 करोड़ की सेना डालने वाली पॉपुलेशन सिर्फ 2 ही देश के पास है जहाँ तक देखो, इंडिया और चाइना। बाकी लोग के पास उतना पॉपुलेशन ही नहीं है कि आप उतना बड़ा सेना को युद्ध में डाल सको। और एक बात और ये है कि इंडिया में हमको बचपन से मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब हर बच्चे को बंदूक चलाना आता है। तो 20 करोड़ की सेना चाइना डालने में सक्षम है, उसके पास वो पॉपुलेशन भी है वैसा डालने का।
तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर वॉर होगा, और न्यूक्लियर वॉर हुआ तो आप बच के भाग नहीं सकते। न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए, उसका एक्सप्लोजन इतना बड़ा रहता है कि आप 15-20 किलोमीटर का रहेगा, कहाँ भाग के जाओगे वाला चीज़ है। तो सीधे से पूछने वाली बात है कि आप और मैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप अभी भी मेरा ये सपना है, मैं बड़ा हो कि ये काम करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा, मैं बढ़िया से पैसे कमाऊँगा, मैं शादी अच्छा करूँगा, नौकरी में इतना हाई पोस्ट पे पहुँचूँगा, मैं सरकारी नौकरी करूँगा, मैं ऊंचे स्थान पे जाऊँगा, इस संसार के लिए ही जी रहे हैं? और अगर ये भविष्यवाणी सही है तो आपकी जिंदगी का क्या है? जो आपने दुनिया को जीत लिया, आप बहुत बड़े पद में पहुँचे, लेकिन आपने अपने प्राण को ही खो दिया, तो क्या मतलब है? क्या आप सिर्फ मस्ती मजाक और इसी सब में टाइम जा रहा है? परमेश्वर की चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है? तो क्या करना चाहिए, है ना? क्योंकि ये आएगा तो वो तो पक्का है, क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी है इस बारे में। हम फरात नदी के आसपास से ही वो चीज़ शुरू होगा, न्यूज़ में देखने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे क्या करना है? तो पहला चीज़ तो यही है, मुझे क्या करना है। हर एक व्यक्ति जो तैयार होना चाहता है, तो पहला चीज़ तो यही है कि मेक श्योर कि तुम अनंत जीवन पा चुके हो। यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो मेरे लिए क्रूस पे मरा, जी उठा, जो मृत्युदंड मेरे ऊपर आना था, वो कीमत जो मुझे चुकानी थी, वो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। और इस कारण से मैं मृत्युदंड से बचा हूँ, यीशु मसीह के बलिदान के कारण, क्योंकि वो मेरे लिए हुआ है। तो इसलिए मैं यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा बचा हूँ, और वो जी उठा मेरे लिए, ताकि मैं परमेश्वर के सामने धर्मी होके खड़ा हो सकूँ। इस बात को विश्वास करना अनंत जीवन है, दिल से विश्वास करना। तो तैयारी यही है कि ये घटना जब भी हो, हम तैयार रहें कि हम परमेश्वर के साथ उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे स्वर्ग राज के बारे में। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा ज़रूर, और बाइबल इस बारे में बोलता है कि कैजुअलिटी वर्ल्ड वॉर 2 से कई गुना ज़्यादा होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप परमेश्वर के साथ आज मरना हो या बूढ़े होके मरना हो, आप स्वर्ग राज जाने के लिए रेडी हैं। जब छठी तुरही का जो युद्ध हो जाता है, उसके बाद एक दुखद बात लिखी हुई है। वो क्या लिखा हुआ है? एंड द रेस्ट ऑफ द मैन, 20 और 21 पद, एंड द रेस्ट ऑफ द मैन विच वर नॉट किल्ड बाय दीज प्लेग्स येट रिपेंटेड नॉट ऑफ द वर्क्स ऑफ देयर हैंड्स। जो बाकी लोग जो मरे नहीं इस दुर्घटना से, वो लोग मन नहीं फिराए। दैट दे शुड नॉट वर्शिप डेविल्स, वो लोग शैतान की पूजा ना करे। आइडल्स ऑफ गोल्ड, सोने की मूर्तियों की पूजा ना करे। सिल्वर, ब्रास, स्टोन, वुड, है ना, चांदी, कांसा, पत्थर, लकड़ी, जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं। ना ही वे अपने हत्या, नीदर दे रिपेंटेड दे ऑफ देयर मर्डर्स नोर ऑफ देयर सोर्सरीज, न हत्या, न जादू टोना, नोर ऑफ देयर फोर्निकेशन, न व्यभिचार, न ही चोरी चमारी, नोर ऑफ देयर थेफ्ट्स। इन सब से उन्होंने मन नहीं फिराया। मतलब ये सब घटना होने के बाद भी लोग मन नहीं फिराएंगे, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि इतनी बड़ी घटना होगी तो जो लोग बचे होंगे बेदारी आई, कोई बेदारी नहीं आएगी। वचन बोलता है कि वो लोग मन नहीं फिराएंगे। उल्टा वो लोग एंटी क्राइस्ट के सामने, एंटी क्राइस्ट क्यों पावर पे आएगा? वर्ल्ड वॉर 3 होगा इसलिए आएगा, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है। यूनाइटेड नेशंस फिर अपना उद्देश्य खो देगा, उसको विश्व युद्ध नहीं कराना था, तीसरा विश्व युद्ध होगा। यूनाइटेड नेशंस अपना जो आधार था खो देगा। उसके बाद जो विश्व सरकार आएगी ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है, और पॉसिबली एंटी क्राइस्ट उसका लीडर होगा। तो अपन देखते हैं कैसे डेवलप होता है। तो छठी तुरही 9वें अध्याय में यहाँ पे होता है। उसके बाद 2 चैप्टर्स और हैं जिसमें कुछ मंदिर और कुछ 2 गवाह के बारे में लिखा हुआ है। वो सब के बारे में अपन दूसरे में डिस्कस किए थे, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। 7वीं तुरही फिर 11वें अध्याय में पाई जाती है, आखिरी में। 7वीं तुरही के डिटेल में अपन बाद में जाएंगे आगे के वीडियोस में। 7वीं तुरही को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड द 7th एंजल साउंडेड एंड देयर वर ग्रेट वॉइसेस इन हेवन सेइंग, द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड आर बिकम द किंगडम्स ऑफ आवर लॉर्ड एंड ऑफ हिज क्राइस्ट एंड ही शैल रेन फॉर एवर एंड एवर। यहाँ का साम्राज्य
हमारे प्रभु और मसीह का साम्राज्य हो गया है और वह सदा के लिए वास करेगा। हम दानियल की पुस्तक में दानियल 2 अध्याय, वो मूर्ति वाला दर्शन, 4 जानवर वाला दर्शन, वहाँ पे पढ़े थे। एक स्वर्ग का राज है, एक पहाड़ जो धरती पे फैल जाएगा, स्वर्ग का राज है, सदा के लिए स्थापित रहेगा। मनुष्य का पुत्र आएगा, उन चारों देशों के अधिकार को छीनेगा और खुद ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो सदा के लिए बना रहेगा। स्वर्ग राज के बारे में अपन यीशु मसीह भी चर्चा किए थे। 7वीं तुरही में वह स्वर्ग राज वास्तव में पृथ्वी पर आएगा और यीशु मसीह सदा के लिए प्रभु होकर धरती पर शासन करेंगे। तो अगर 5वीं तुरही 91 में बच चुकी है, अगर तीसरी तुरही 1986, 5वीं तुरही 91, तो सिर्फ 2 ही तुरही बाकी है। और 7वीं तुरही तो यीशु मसीह का स्वर्ग राज को धरती पर स्थापित करना, मतलब हम कितने क्लोज हैं यीशु मसीह के दोबारा आगमन से। तो उम्मीद है आप सब यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।